बिल इतना हो जाता है कि लाखों में चला जाता है, लेकिन चुनाव के बाद वो फिर काट देते हैं। अब इन स्कूलों में पहुंचे तो वहां की स्थिति पानी को लेकर के भी बेहद ही खराब नजर आई। और जो तस्वीर वहां से सामने आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। नमस्कार, अमरोजाला.com में आप सभी का स्वागत है। मैं कपिल कुमार और बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की। सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, ये आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सैनी जी ने मौके पर जाकर उसका जायज़ा लिया और देखा कि आखिर जो दावे किए जाते हैं सरकारी स्कूलों को लेकर, उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। ये आज उन्होंने बिल्कुल ग्राउंड पर जाकर देखा और जो तस्वीर वहाँ से सामने आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। अब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सैनी जी। राजकुमार सैनी जी आपको बताएंगे कि आखिर इन स्कूलों में क्या व्यवस्था है और वहाँ के टीचरों का क्या कहना है। तो सैनी जी आप बताइए थोड़ा सा आज दर्शकों को। जी कपिल जी, मैं आपको बता दूं कि ये बेसिक शिक्षा विभाग के वह स्कूल होते हैं जिससे हमारे देश की रीढ़ तैयार होती है। यानी कि यहाँ इन सभी विद्यालयों में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। और वैसे तो कहने की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार यह दावा करती है कि बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको हम कॉन्वेंट की तर्ज पर तैयार कर रहे हैं। उनमें जो है सरकारी स्कूलों में भी ऐसी पढ़ाई हम लोग बच्चों को देने जा रहे हैं जो कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई मिलती है। लेकिन आज का जो दृश्य था, जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट की कुछ स्कूलों में जाकर के, वह जो है ग्राउंड रिपोर्ट भी बहुत चौंकाने वाली रही। एक विद्यालय हमारे इस मेरठ शहर में फैज़-ए-आम डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज के उसी कैंपस में एक सरकारी विद्यालय भी चलता है जिसको बेसिक शिक्षा विभाग चलाता है। उस बेसिक शिक्षा विभाग के उस विद्यालय में ऐसा एक विद्यालय मुझे देखने को मिला, मुझे लगता है कि पूरे जिले में शायद वह एक ऐसा विद्यालय है जो नजीर बन रहा है, क्योंकि एक ही कमरे में वह विद्यालय चलता है। यहाँ पर कोई स्थायी शिक्षक नहीं है। पढ़ने के लिए यहाँ पर 70 बच्चे आते हैं और उन बच्चों के बैठने के लिए ना कोई फर्नीचर की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर उनके लिए पंखे की कोई व्यवस्था है। ऐसे विद्यालय में पढ़ने के लिए यहाँ बच्चे आते हैं। और यहाँ की एक सबसे बड़ी व्यवस्था जो इस देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन और जिसके तहत चल रहा है कि हर घर हर शौचालय की बात हम लोग करते हैं, उस विद्यालय में 70 बच्चे और 3 जो महिला शिक्षिकाएं हैं जो केवल शिक्षा मित्र हैं, उनके लिए एक वहाँ पर जो है शौचालय की एक व्यवस्था है। कोई सफाई कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब उस विद्यालय को देखकर ऐसा लगा कि हमारे मेरठ के अंदर, जिसको स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, उस शहर में भी ऐसे विद्यालय हो सकते हैं। तो आपने सुना फैज़-ए-आम के पास जो सरकारी स्कूल है, उस स्कूल की क्या हालत है, ये आपको हमारे सीनियर साथी राजकुमार जी ने पूरे विस्तार से बताया। हालांकि मेरठ का एकमात्र यही ऐसा स्कूल नहीं है, इसके अलावा और भी कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत खस्ता है। और अब हमारे जो सीनियर साथी ने आज ग्राउंड पे जाकर जो स्कूलों का जायज़ा लिया, अब वो आपको आगे और भी कई और ऐसे स्कूलों के बारे में बताएंगे जिनमें दावे कुछ और हैं लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और सामने आई है। अब हम एक सवाल हमारा ये भी रहेगा अपने साथी से कि इस गर्मी के मौसम में इन स्कूलों में पंखे और कूलर जैसी या वाटर जो कोल्ड वाटर है उसकी क्या व्यवस्था है, इस पर भी थोड़ा सा विस्तार से आपको राजकुमार जी बताएंगे। जी सर। जी कपिल जी, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि बेहद ही भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसी गर्मी में से बचाव के लिए पानी एक ऐसी चीज़ है जिससे मनुष्य को बहुत ही गर्मी से राहत मिल सकती है। मैं बता दूं कि जब हम इन स्कूलों में पहुंचे तो वहाँ की स्थिति पानी को लेकर के भी बेहद ही खराब नजर आई। कई स्कूलों में देखने को मिला कि वहाँ पर बराबर के हैंडपंपों से बच्चे पानी लाकर पीने में इस्तेमाल कर रहे थे। तो कुछ जगहों पर बताया गया, शिक्षकों ने बताया कि हमारे यहाँ समरसेबिल लगे हुए हैं, समरसेबिल के माध्यम से ही उस पानी का उपयोग किया जा रहा है। जबकि बता दें कि यहाँ मेरठ का जो भूगर्भ जल है वह काफ़ी समय से दूषित है, जिसको सरकारी रिपोर्ट भी यह मानती है। अब आप जान सकते हैं कि जहाँ का भूगर्भ जल दूषित हो गया हो, वहाँ के ऊपर स्तर पर लगे हुए समरसेबिलों के पानी की क्या स्थिति होगी। और अब बात आती है दूसरी, यहाँ के जो है पंखों की के स्कूलों में हवा की क्या तैयारियां हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के एक और रिपोर्ट चौंकाने वाली ये सामने आई कि कई स्कूलों में जब हम यहाँ पर गए, एक थापर नगर का एक स्कूल है जिसको स्वामी विवेकानंद शिशु विहार स्कूल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जो हमें शिक्षक प्रधानाचार्य अनिल शर्मा मिले, उनसे हमने बात की
कि ये जो पंखे की जो व्यवस्था है, क्या महानगर के सारे स्कूलों में इस तरीके से जो है व्यवस्था है, जैसे कि आपके यहाँ पंखे चल रहे हैं? उन्होंने बताया कि ये पंखे की व्यवस्था भी हम लोगों ने अपने निजी खर्च, अपने निजी पैसे यानी कि अपनी जेब से के खर्च से हम लोग इसको वहन करते हैं। इसका जो बिजली का बिल है वो हम लोग अपने जेब खर्च से ही जमा करते हैं, तभी यह यहाँ पर जो है चल रहा है। इसके अलावा महानगर के अन्य स्कूलों की स्थिति उन्होंने ये बताई, सच्चाई भी ये आई सामने, क्योंकि हम लोगों ने बहुत जगह बात भी की कि वहाँ की स्थिति ये है कि जो बिजली का जो बिल है वो जमा ना होने के चलते कनेक्शन कट जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों से प्रशासन या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या अन्य अधिकारी रूबरू ना हो। मैं अनिल कुमार शर्मा, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय स्वामी विवेकानंद शिशु विहार, हापड़नगर। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, थोड़ी सी हम व्यवस्था के बारे में जानकारी चाहेंगे। देखिए, यहाँ जो सरकार का कार्यक्रम है जिसके अंदर उन्होंने 19 पैरामीटर करे हुए हैं ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत, उसमें लगभग हम सभी बिंदु पूरे कर रहे हैं। एक दिव्यांग शौचालय, फर्श का टाइलीकरण कक्षा कक्ष की, और रसोई घर तो एनजीओ का खाना आता है, इसलिए आवश्यकता ही नहीं है। अदरवाइज हमारे सारे बिंदु पूरे हैं। अच्छा, पूरे शहर में ये कहा जाता है जो नगर के स्कूल हैं वहाँ पर जो है जो एक बार विद्युतीकरण किया गया था उसके बाद में उनके बिल ही जमा नहीं होते हैं, क्या कितनी सच्चाई है, कहाँ तक क्या? देखिए, बिल तो होते हैं जमा, लेकिन उसमें सरकार से बजट आने में विलम्ब हो जाता है। 1.5 साल 1 साल में एक बार आता है और फिर वो जमा होते हैं स्कूलों के। उसमें होता क्या है कि एक बेसिक शिक्षा विभाग और विद्युत विभाग के बीच सामंजस्य की कमी समझ लो, कि भी उन्हें ये कह दिया जाए कि जब इनका वो आएगा जब तक आप कनेक्शन ना काटें, लेकिन वो लोग सुनते नहीं है। विभागीय अधिकारी लिखते भी हैं कि इनके कनेक्शन ना काटे जाएं, कभी मान जाते हैं कभी काट देते हैं। लेकिन कई स्कूलों में पता लगा कि साहब जो है वो अब जैसे चुनाव हुए थे तो कनेक्शन जुड़ गए। चुनाव क्योंकि एक जरूरी प्रक्रिया है सरकार की, उसमें तो हर बार वो जोड़ते ही जोड़ते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो फिर काट देते हैं। अब बिल इतना हो जाता है कि लाखों में चला जाता है। कई सारे टीचरों से जानकारी हमें ये भी मिली कि साहब जो है वो अपने बिहाफ पे ही, अपने पैसे से ही, अपने वेतन से ही बिल जमा करा रहे हैं। हाँ, देखिए, उसका मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं, मैं स्वयं भी ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम उस चक्कर में रहेंगे विद्युत विभाग लाइट काट जाएगा, बिल उनका कंटिन्यूअस चलता रहेगा, तो हमारे स्कूल की व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी। क्योंकि जो रनिंग वाटर टॉयलेट वगैरह में जाना चाहिए वो बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हमने तो अध्यापकों ने जो भी यहाँ के हम हैं मिल करके हर महीने बिल जमा करने का अपना वो बना लिया, अपने निजी कोष से। जी, तो हम सोचते हैं बच्चों की शिक्षा के उसमें तो जा रहा, एक भाई बच्चों के सहयोग में चला जाएगा हमारा, तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अच्छा, साफ सफाई कैसे व्यवस्था करते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर कोई पियोन या कोई सफाई कर्मचारी तो होते नहीं। साफ सफाई के लिए भी ये है कि परिसर में हमने एक स्वीपर भी लगाया हुआ है, वो भी हम निजी उससे कर रहे हैं व्यवस्था, क्योंकि जो ग्रांट आते हैं वो अन्य मदों में ही खर्च हो जाती है, तो उससे पूरी व्यवस्था हो नहीं सकती। उसका भी एक मानदंड है कि 10% स्वच्छता पर खर्च होगा। मास्टर जी, कौन सी क्लास की अभी तक जो है, क्योंकि अब अप्रैल भी खत्म होगा, मई चल रहा, कौन सी क्लास की अभी तक किताबें नहीं आई हैं आपके यहाँ? देखिए, इस बार सरकार का प्रयास बहुत सराहनीय है। जैसे ही स्कूल खुले उन्होंने पुस्तकें विद्यालय में भिजवाई, उसमें कक्षा 3, 4, 5 का पूरा कोर्स विद्यालय में आ चुका है और बच्चों को वितरित भी हो चुका है। सत्र शुरू होते हैं। कक्षा 1 व 2 की अभी तक नहीं पहुंची है, उसके विलंब का कारण अधिकारी बता सकते हैं। अब बता दें कि जितने भी विद्यालय यहाँ के महानगर के जितने भी विद्यालय सरकारी विद्यालय हैं उनमें जो है लोकसभा चुनाव जो हुए हैं, अभी सेकंड चरण का जो चुनाव हुआ हमारे मेरठ के अंदर, उसमें सभी में बूथ बनाए गए थे। और बूथ जब बनाए गए थे तो वहाँ पर हर एक स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण भी किया गया था। उन्होंने ये व्यवस्थाएं भी देखी थी कि यहाँ पर ना बिजली है, ना स्वच्छ पानी है, ना शौचालय अच्छे हैं। तो यहाँ के स्कूलों की जो दुर्दशा स्थिति है वो किसी छुपी नहीं है। वो अलग बात है कि यहाँ के अधिकारी उनको छुपाने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में ही मेरी आज जो है अधिकारियों से भी बात हुई, और मैं आपको बताऊं, एक अभी मैं दूसरे स्कूल का भी आपको हवाला देता हूं। एक पूर्व अहिरान एक जगह है, वहाँ पर कंपोजिट विद्यालय है।
उस विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक की क्लासें चलती हैं, उसमें 85 बच्चे पढ़ते हैं। और मैं अब शिक्षकों की स्थिति देखिए, वहाँ पर एक हेडमास्टर और एक स्थायी टीचर है और एक शिक्षा मित्र है। जब ऐसी स्थिति शिक्षकों की कमी हो तो वो क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे। एक इसके साथ साथ दूसरी बात यह भी आई कि अभी तक भी, क्योंकि मई शुरू हो गया है, 1 अप्रैल से सेशन शुरू हुआ, अभी तक भी बच्चों को कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों को अभी तक भी मेरठ में कोई किताब नहीं मिली है। वो कितनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे ये तो आप सब जान सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एक प्राथमिक विद्यालय पूर्वा फैयाज अली, ये नहीं कि सीधा नगर निगम के सामने एक जगह पड़ती है, वहाँ पर एक विद्यालय है। यहाँ का विद्यालय एक प्राइवेट एक बिल्डिंग में चलता है, जो किराए की बिल्डिंग में मतलब सरकारी एक विद्यालय चलता है। यहाँ पर भी बच्चों की संख्या लगभग 83 मिली हम लोगों को। वहाँ पर एक स्थायी टीचर है और 3 जो है वहाँ पर शिक्षा मित्र हैं। एक ऐसी चौंकाने वाली मैं खबर बताऊँगा जो आज मुझे वहाँ पर मिली, क्योंकि यहाँ पर बिजली का कनेक्शन पूर्व में नहीं था। तो यहाँ की शिक्षक ने अपने बच्चों के लिए, जितने बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं, क्योंकि एक हॉल में चलता है, बच्चों की संख्या ज़्यादा है और गर्मी में बेहाल हो जाते हैं। कई बार ऐसी भी सूचना मिली कि वहाँ पर बच्चे बेहोश तक हुए, बीमार तक हुए। तो महिला ने क्या काम किया कि पड़ोस से कनेक्शन ले लिया था, उसको जो है अवैध कनेक्शन घोषित किया गया और महिला टीचर पर जुर्माना विद्युत विभाग ने लगाया और जुर्माना उस टीचर को भरना पड़ा। अब उस महिला ने इसका बीच का रास्ता निकाला है कि एक वहाँ पर एक स्कूल के नाम से एक अलग कनेक्शन लिया और जिसकी बिल की भरपाई भी वहाँ की शिक्षक मिल करके अपने वेतन से करती हैं। ये स्थिति इस मेरठ शहर की है। और स्वच्छता, सफाई और इसको लेकर के भी मतलब कुछ खास अच्छी स्थिति नहीं है। मैं आपको बताऊं इस संबंध में, क्योंकि यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी से मैंने बात करने का प्रयास किया, पता लगा कि वो कल इलाहाबाद में थी, वो आज आई तो हैं लेकिन वो अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। जो खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप कौशिक जी ने मुझे बताया, मेरी कौशिक जी से बात हुई कि जो शहर की जो स्कूलों की बदतर स्थिति है, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, क्या ऐसी कोई व्यवस्था है, क्या कहीं से धन मिलने वाला है या फिर आप लोगों ने इसका कोई आकलन किया है। उन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ, जीर्णोद्धार के लिए कुछ बजट बनाने की व्यवस्था चल रही है, लेकिन इस बजट की व्यवस्था कब होगी, कैसे होगी, क्या इन गर्मियों में इनको निजात मिलेगी, यह एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। यहाँ की स्थितियाँ मतलब इतनी भयंकर स्थिति, क्योंकि ये मेरठ एक ऐसा शहर है जो दिल्ली के बेहद करीब है और इस शहर के नाम को पूरे विश्व के अंदर सभी राजनीतिक दल भी बेहद उछाल रहे हैं। चुनाव हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों ने कहीं ना कहीं इसको अनदेखा किया। अगर इसको भी मुद्दा बनाया जाता, यहाँ की जनता ने भी जो है इसको अनदेखा किया, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का दोहन हो रहा है। कैसे कॉन्वेंट स्कूल बनेंगे, आखिर क्या इन बच्चों को सुविधा मिल पाएगी, क्या वो बच्चे जो बीमार हो रहे हैं, जो शिक्षक गर्मी के चलते त्वचा रोग के शिकार हो गए हैं, क्या उनको न्याय मिल पाएगा। इन सभी सवालों से घिरा हुआ है आज का मेरठ का प्रशासन। तो ये थी आज की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। अब amarujala.com की ताज़ा तरीन खबरों के लिए पढ़ते रहिए amarujala.com और देखते रहिए अमर उजाला यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।